हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, भारतीय शेयर बाजार में आप लगातार गिरावट देख रहे हैं और अगर आप इकोनॉमिक न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि वर्ष 2025 की शुरुआत से ही यह गिरावट लगातार बढ़ती गई है। आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आज की मार्केट की कंडीशन क्या है, इकोनॉमी की कंडीशन क्या है और शेयर बाजार में इस बड़ी गिरावट का और इस लगातार हो रही गिरावट के क्या कारण हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें देखिए, अगर आज की हम बात करें, आज सुबह जब शेयर बाजार खुला तो एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला। पहली बात तो यह है। इसके बाद क्या है, जैसे ही ओपनिंग बेल खुलती है, ओपनिंग बेल शुरू होती है, मार्केट ओपन होता है, निफ्टी एक में 110 अंकों की गिरावट दर्ज होती है ओपनिंग होते ही, और ये गिरावट होते ही शेयर इंडेक्स जो है वो 22,433 के लेवल पर पहुंच जाता है। इसके बाद पहले 20 मिनट में ही निफ्टी में अगर आप गिरावट देखेंगे तो गिर करके ये 22,249 के लेवल पर पहुंच जाता है। तो ये गिरावट इतनी जल्दी और इतनी तेजी से हो रही थी। और अगर हम BSE के सेंसेक्स की बात करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स की बात करते हैं, तो इसमें भी खुलने के साथ ही, बाजार ओपन होने के साथ ही बहुत तेज गिरावट देखी गई और यह 101,003 अंकों का गोता लगा करके सीधा 73,615 के लेवल पर आ गया। अगर हम इकोनॉमी की कंडीशंस को बहुत बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करें कि ये चीज़ें कब से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, तो अब आप समझिएगा इसको कि सितंबर तक ऐसी स्थितियां नहीं थीं। सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का जो क्वार्टर था वो निराशाजनक रहा। और वर्ष 2025 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2025 में करीब निवेशकों के 33 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। वर्ष 2025 में, यानी कि अभी हमारे सिर्फ 2 महीने आज पूरे हो रहे हैं और इस 2 महीने के अंतराल में ही भारत में निवेशकों के करीब 33 लाख करोड़ रुपए का निवेश डूब चुका है। 33 लाख करोड़ का निवेश आपका डूब चुका है। ठीक है। निफ्टी 50 में अगर हम देखें तो 12% की गिरावट हुई है और निफ्टी नेक्स्ट 50, अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो इसमें 12% की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, तो इसमें जो है 22% की गिरावट हुई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट की ये कंडीशन क्यों है, ये कितनी बुरी कंडीशन है। जब कहा जाता है कि मार्केट में हाहाकार मच गया है तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ये इतनी बड़ी गिरावट। अगर हम देखें, शेयर मार्केट को एनालाइज करें तो हम देखेंगे तो पाएंगे भारत में 1 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन वाली जो स्टॉक हैं, अगर हम 1 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन वाले स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक है भारत में 528। ठीक है। इस 1 बिलियन वैल्यूएशन से ज़्यादा वाले स्टॉक की बात करें तो भारत में 528 स्टॉक रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 412 स्टॉक ने निगेटिव परिणाम दिए हैं। 412 नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। और इन 412 में से भी जो 80% स्टॉक हैं, उनमें 20% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। यही नहीं, अगर हम मिड कैप कंपनियों की बात करते हैं तो मिड कैप कंपनियों में क्या हुआ है, जिनका वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, वो BSE में लिस्टेड 4000 में से 1000 कंपनियों ने लगातार निगेटिव रिजल्ट्स दिए हैं। यहाँ तक कि अगर हम स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, वो 27 रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जिनमें से 26 ने निगेटिव परिणाम दिए हैं और केवल एक कंपनी ने पॉजिटिव परिणाम दिया है, और वो भी केवल 1% का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इकोनॉमी में, शेयर मार्केट में क्या स्थिति है, क्यों शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। अब इसके रीजंस को हम जानते हैं। क्या कारण है जिसकी वजह से शेयर मार्केट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है भारत में। और ये ध्यान रखिएगा, अगर हम आज के आंकड़ों की बात करें तो आज दुनिया भर के शेयर बाजार में भी गिरावट दर्ज हुई है, वो चाहे एशियाई मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट हो, सभी जगह। तो इसमें सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला रीज़न हमारी समझ में आता है, वो है कॉरपोरेट्स का कमज़ोर आय। वास्तव में सितंबर से पहले तक अगर हम देखें तो कॉरपोरेट्स एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे।
ठीक है, भारत एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर की तरह दिखाई दे रहा था और उसके साथ साथ हमारी जीडीपी भी अच्छी हो रही थी। साथ ही साथ जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो भारत को अच्छी रेटिंग दे रही थी और जो ग्लोबल एजेंसीज हैं वो भारत की जीडीपी का फोरकास्ट भी अच्छा दे रही थी। इन सब के कारण क्या हो रहा था, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, वो एक हाई वैल्यूएशन कर रहे थे। इनफैक्ट अगर उसको हम कहें तो वो ओवर वैल्यूएशन कर रहे थे अपनी असेट्स का, अपने जो टारगेट्स था उनका, वो बहुत हाई टारगेट्स ले रहे थे जो रियलिस्टिक नहीं थे। हुआ ये कि इस दौरान आफ्टर सितंबर जब हम पाते हैं तो लगभग 44% कंपनियां ऐसी रहीं, 44% कॉर्पोरेट्स ऐसे रहे जिन्होंने अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। 44% कॉर्पोरेट्स ऐसे थे जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे, जो उनके खुद के डिसाइड किए हुए टारगेट थे। तो इससे क्या हुआ कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया कि लगभग आधे कॉर्पोरेट्स अपने लक्ष्यों से बहुत दूर रह गए हैं और इसका मतलब है कि मार्केट ग्रो नहीं कर रहा है। अगर हम देखें तो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक की जो स्थिति है, ये जो लास्ट क्वार्टर रहा है, इसमें जो गिरावट दर्ज हुई है ये पिछले 5 सालों में सबसे बुरी गिरावट है। तो ये कंडीशन थी, ये पहला रीज़न था जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा कारण है जो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका भारत से बाहर निकल जाना। बहुत बड़े पैमाने पर FIIs आउटफ्लो हुए हैं भारत से। और देखिए, FII का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वे हमारे यहाँ के शेयर्स में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। ये FDI नहीं है, ये हमारे यहाँ के मार्केट कंडीशन का लाभ लेने के लिए आते हैं। तो 2025 में अगर हम बात करते हैं तो 2025 में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए का आउटफ्लो हो चुका है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का आउटफ्लो हो चुका है FIIs का भारत से। और यही नहीं, अगर हम सितंबर से इसको देखना शुरू करेंगे, अगर हम सितंबर 24 से देखना शुरू करें तो हम पाएंगे भारत में अब तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा का आउटफ्लो हो चुका है इस FII के माध्यम से। तो FIIs भारत से आउटफ्लो कर रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप देखेंगे ध्यान से इस डेटा को, तो भारत से जितना FII आउटफ्लो हो रहा है उतना ही और उससे थोड़ा ज़्यादा ही चाइना में निवेश भी हो रहा है। तो ये भी एक गौर करने वाली बात है कि हमारे यहाँ की मार्केट कंडीशंस को FII अपने लिए सुटेबल और प्रॉफिटेबल नहीं मान रहे हैं। इसमें एक और बड़ा रीज़न ये है कि US फेड ने अपने रेट्स कट कर दिए। जैसे कि भारत में RBI में आपने देखा था कि रेट्स कट किए, तो रेट्स कट करने से क्या है कि ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, लोग निवेश ज़्यादा करेंगे। तो हमारे FIIs, जो हमारे यहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने देखा कि चूंकि अब अमेरिका में बेहतर रिटर्न्स मिलने की संभावना है, तो ये भी एक कारण रहा जिसकी वजह से वे भारत से अपना पैसा निकालकर अमेरिकन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लग गए। इसके बाद अगला रीज़न अगर हम देखते हैं तो अगला रीज़न है कि भारतीय रुपए के मूल्य में लगातार जो डॉलर के कंपैरिजन में गिरावट आती जा रही है। आज अभी की स्थिति यह है कि $1 की वैल्यू 87.38 रुपए तक पहुंच गई है। अगर हम देखें तो डॉलर के मुकाबले रुपया पिछले 10 सालों में 40% से ज़्यादा गिर चुका है। तो लास्ट, अगर हम 10 वर्ष की बात करते हैं तो डॉलर के मुकाबले रुपए में 40% की गिरावट हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी गिरावट है अगर हम देखें। और इस गिरावट से असर क्या पड़ता है? देखिए, जो रुपए में गिरावट होती है उससे शेयर बाजार पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो निवेशक होते हैं उनके सेंटिमेंट्स प्रभावित होते हैं। गिरता हुआ रुपया बाजार में अनिश्चितता पैदा करेगा, निवेशक सतर्क हो जाएंगे और शेयर बाजार में अस्थिरता पैदा होगी। कमज़ोर रुपए से क्या होगा? FII डिमोटिवेट होगा और वो डिमोटिवेट होकर के वो पाएगा कि भारत में रिटर्न अब कम मिलने की संभावना है, यानी कि रिटर्न्स अब कम होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर वो क्या करेगा, यहाँ के इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल लेगा और विदेशों में इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। और जब वो यहाँ से पैसा निकालने की शुरुआत करेगा तो मार्केट में बियर टेंडेंसी फ्लो करने लगेगी, रन करने लगेगी और मार्केट में गिरावट तेज़ी से देखी जाएगी। इसका चौथा कारण जो समझ आता है वो ट्रंप के द्वारा घोषित टैरिफ्स हैं। देखिए, जब से अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं
ठीक है, तब से आप देखेंगे कि बहुत भारी अनिश्चितता का माहौल है। वे किसी दिन आके कुछ घोषणा करते हैं, किसी दिन आकर कुछ घोषणा करते हैं। लगातार वो टैरिफ को लेकर के बहुत हार्ड लाइन अपनाए हुए हैं और उनका कहना यह है कि वे पारस्परिक टैरिफ की घोषणा करी है उन्होंने कि हम व्यापार प्रणाली में इस तरीके से टैरिफ लगाएंगे, जितना टैरिफ हमारे ऊपर लगाया जाता है उतना ही टैरिफ हम लगाएंगे। तो अगर आप इस चीज़ को एक डेटा के हिसाब से देखना चाहें तो भारत जो है अमेरिकी आयात पर औसतन 10% अधिक टैक्स लेता है अमेरिका से। तो अब हमारे लिए हर एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा और इससे क्या होगा, इस तरीके की घोषणाओं से क्या होता है, इस तरीके की घोषणाओं से क्या होता है कि जो वैश्विक ट्रेड फ्लो है उसमें बाधा उत्पन्न होती है और इससे पूरे मार्केट में एक अनसर्टेनिटी का माहौल होता है कि अभी ये कदम है, अगला कदम क्या होगा। जैसे आप देखते हैं इनकी अलग अलग घोषणाएं हैं, मैक्सिको को लेकर के अलग तरह की घोषणाएं, कनाडा को लेकर के अलग तरह की घोषणाएं हैं। यूक्रेन और रशिया के केस में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरी फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स रशिया। तो आप देखेंगे तो पाएंगे बहुत ही अनसर्टेनिटी है ग्लोबल लेवल पर और इस अनसर्टेनिटी से क्या होता है कि जो वोलेटाइल और जो सॉफ्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत बड़ी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे रीजंस रहे जिनकी वजह से आप देख रहे हैं कि भारतीय शेयर बाज़ार एक बहुत ही कह सकते हैं सेंसिटिव कंडीशन तक पहुँच चुका है, बहुत बुरी स्थिति तक पहुँच चुका है और इससे निपटने के लिए भारत सरकार को बहुत सारी आर्थिक नीतियों पर और मौद्रिक नीतियों पर काम करना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।